सबसे पहले टू द पॉइंट में यहाँ पे बात करूंगा कि फाइनल अकाउंट को डील कैसे करना है। कोई टेक्निक अभी फिलहाल मत निकालो। पहले तो आपको ये देखना है कि तुमको तुम्हारा जो क्वेश्चन है दैट इज क्या बेटा, ट्रायल बैलेंस। इस ट्रायल बैलेंस में, और क्योंकि तुम्हारे चैप्टर का नाम क्या है, पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट, याद रखो। तो पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट है, तो बाय डिफॉल्ट अगर ऐसे कॉलम में ट्रायल बैलेंस दिया है तो तुमको बट ऑब्वियस ना सबसे पहले तो ऐसे दिया रहेगा पार्टनर्स कैपिटल, या सिर्फ दिया रहेगा कैपिटल। अगर तुमको सिर्फ ये दिया है कैपिटल ए, और यूजुअली उनके दो तीन पार्टनर तो फिक्स होते हैं एबीसी, हर सब में ये रखा है। और तुम देखो जब जब पार्टनर्स कैपिटल होगा तो उसका अमाउंट आपको दो कॉलम रहते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट। तो उन्होंने कौन से कॉलम में दिए रहेंगे, क्रेडिट कॉलम में ही अमाउंट दिए बाय डिफॉल्ट। अगर नहीं भी दिए तो आपको पता है कि पार्टनर्स कैपिटल है, तो आप ये कहां पे पोस्ट करोगे बेटा, बैलेंस शीट के लायबिलिटी। अब सीन क्या है, ये बहुत सिंपल चलता है फाइनल। इसमें आपको करना क्या होता है, मतलब सपोज टू से इन्होंने सैलरी दे दिया, वेजेस दे दिया, डेटर दे दिया, बिल्डिंग दे दिया, तो आपको पता है सैलरी पेड जाएगा, वेजेस पेडिंग जाएगा, बिल्डिंग असेट जाएगा। इसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आता। एडजस्टमेंट भी रिपीटेडली बहुत ज्यादा, मतलब ऐसे नहीं कि बहुत ज्यादा आपकी लग जाती है। तो आपको पहले तो ये सॉर्टेड रखना पड़ेगा कि मुझे फाइनल अकाउंट में बनाना क्या है भाई। तो एक चीज है, सबसे पहला अकाउंट है कौन सा अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट। क्या इसमें मुझे कभी भी दिक्कत आती है क्या, 90% जनता को इसमें कभी प्रॉब्लम आता ही है। फॉर्मेट तुमको पता होना चाहिए और ऐसे टैकल करोगे तुमको बराबर तुम्हारे प्रॉब्लम पॉइंट तक लेके जाना। और रिवीजन में शायद तुमको अच्छा लगे, लेकिन ये फैक्ट है कि आपको अकाउंट ऐसे डील करना पड़ेगा। अब देखो, तुमको पता है कि यार इसका पहले फॉर्मेट से शुरू करते हैं। क्या फॉर्मेट रहेगा बताओ तो। मैं यूजुअली दो कॉलम निकालता हूँ। दो कॉलम किसी लिए, क्योंकि एक में अगर एडजस्टमेंट रही तो उसे इनर कॉलम बोलते हैं, जिसमें एडजस्टमेंट है उसी को हम डालेंगे। क्या इसमें डेट कॉलम होता है क्या बेटा, आंसर इज नो। तो पहले तो यहाँ से कुछ कुछ बच्चे फॉर्मेट भूल जाते, इधर डेट कॉलम लिखते, ऐसे होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे और ऊपर बताओ क्या डेबिट क्रेडिट लिखना है कि नहीं लिखना है, कंपल्सरी लिखना है। ट्रेडिंग अकाउंट थोड़ा ऊपर लिखेंगे, सपोज टू से ट्रेडिंग अकाउंट थोड़ा ऊपर लिख देंगे, बहुत ही बड़ा। डेबिट क्रेडिट, डेबिट और क्या, क्रेडिट। ट्रेडिंग अकाउंट थोड़ा ऊपर लिखेंगे, इसको मैं रफ कर देता हूँ। यहाँ पे तो वापस इधर हम क्या लिखते हैं, ये बच्चे लिखते ही नहीं है, फॉर ईयर क्या एंडेड। इससे फर्क पड़ता है क्या, पड़ता है बेटा। ये तुमको लिखना है फॉर ईयर एंडेड, क्वेश्चन में दिया है, तुम क्यों नहीं लिख रहे। अच्छा इनिशियली शुरुआत कर रहे हो तो ये भी तो लिखो, इन द बुक्स ऑफ। मतलब तुम लोग पहले ट्रेडिंग से रिलेटेड, बाकी हर किसी के ऊपर मत लिखना। इन द बुक्स ऑफ जो पार्टी का नाम है पहले ये लिखो, ट्रेडिंग अकाउंट लिखो पूरा ऐसे, और फिर लिखो फॉर द ईयर एंडेड जो साल दिया है, इसमें तो कोई दिक्कत थी नहीं। फिर आप थोड़ा नीचे आए, डेट और डेबिट और क्या लिख दिया, क्रेडिट। यहाँ पे क्या लिखोगे, कुछ बच्चा ऐसा लिखता है पर्टिक्यूलर, बोले एस कौन लगेगा, बोले वो नहीं पता। पर्टिकुलर अमाउंट आप पूरा लिखो यहाँ पे, यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, लेकिन आप अमाउंट और ब्रैकेट में रुपीस का साइन दो, अमाउंट रुपीस, अमाउंट रुपीस। यहाँ पे लिखना पर्टिकुलर, अगेन अमाउंट रुपीस, अमाउंट। ये कॉलम हो गया, मतलब ये तुम्हारा फॉर्मेट का काम खत्म हो गया। रुपीस का साइन दो। तो इसमें तो तुमको क्या टेंशन है, आधे बच्चों को नहीं समझता रिविजन कैसे, ये बेसिक से चालू हुआ रिवीजन। मैंने पहले फॉर्मेट पे गया कि पर्टिकुलर अमाउंट रुपीस, पर्टिकुलर अमाउंट रुपीस, अमाउंट रुपीस, फॉर्मेट इज डन। अब क्या होता है सर, अगर ओपनिंग स्टॉक आया, जो आता है ये कहां पे दिया होता है ना, तुम्हारे ट्रायल बैलेंस में तुमको ऐसे दिया होता है स्टॉक, और इसके आगे डेट लिखा होता है। डेट हमेशा आप ऑब्जर्व करोगे तो ऐसे ही रहेगा, 1, 4 और जो भी तुम्हारा साल है ओपनिंग का। तो ये बच्चा क्या देखता है, उसे लगता है ये हिडन एडजस्टमेंट है क्या, क्योंकि बहुत बार हिडन एडजस्टमेंट ना ब्रैकेट में कुछ तो लेके आते हैं। ये स्टॉक वॉक पे हिडन एडजस्टमेंट नहीं है। इसका मतलब क्या बेटा, ये कौन सा स्टॉक है, ओपनिंग। तो ट्रेडिंग अकाउंट में हमेशा तुम ओपनिंग स्टॉक कहां पे लेते हो, शुरुआत में टू क्या, ओपनिंग स्टॉक। और यहाँ पे हम हमेशा टू, और इस साइड क्या लगाते हैं बेटा, बाय। बच्चे भी भूल जाते हैं। तुम यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक लिखो। अब सवाल ये आता, बच्चा बोलता सर अभी आपने दो दो कॉलम निकाले ना, तो प्रॉब्लम क्या, हमको समझता नहीं इधर लिखना है कि इधर लिखना है। अब मैंने क्या कहा, ये कॉलम कब यूज करना है, जैसे कि यहाँ पे आपको दिया हुआ है वेजेस, वेजेस दिया हुआ है 10 का, और तुमको नीचे एडजस्टमेंट दी हुई है, एडजस्टमेंट दिया हुआ है कि आउटस्टैंडिंग वेजेस।
सपोज टू से 2000। अब आपको पता है कि एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट क्या होते हैं, एक इफेक्ट हमको वेजेस में ऐड करना है और एक इफेक्ट बैलेंस शीट के कहा जाएगा लायबिलिटी साइड को। ठीक है ना, कोई भी खर्चा आउटस्टैंडिंग रहा तो वो कहां पे जाता है, बैलेंस शीट लायबिलिटी। हो गया रिवीजन ऑफ खत्म। तुम सैलरी आउटस्टैंडिंग बोलो, तुम लाइट बिल आउटस्टैंडिंग बोलो, तुम रेंट आउटस्टैंडिंग बोलो, तुम वेजेस आउटस्टैंडिंग बोलो, कोई भी खर्चा अगर आउटस्टैंडिंग है उसका एक इफेक्ट बाय डिफॉल्ट बैलेंस शीट में कहा जाएगा लायबिलिटी साइड। मतलब बच्चा उसमें कोई दिक्कत नहीं, रिवीजन ऐसे करो, तुम हर काम थोड़ी ना कर सकते हो बेटा। मतलब आपकी पढ़ाई तो तुम्हारी सबसे जल्दी खत्म होनी चाहिए। अब तुमने ये देखा तो ये एडजस्टमेंट आया, तो अब क्या करूंगा सर, मैं अब लिखता हूं यहाँ पे टू वेजेस। अब मैं कौन से कॉलम में लिखूंगा बताना जरा बेटा। अब मैं लिखूंगा इनर कॉलम में, क्यों, क्योंकि मुझे पता है कि अब एडजस्टमेंट है इससे रिलेटेड। तो मैंने लिखा टू वेजेस कितना था 10,000, ऐड किया इसमें आउटस्टैंडिंग वेजेस जो था 2000, और ये ऐड करने के बाद बाहर में टोटल लेके गया 12,000। तो एकदम सिंपल लॉजिक है। अगर एडजस्टमेंट है, कोई चीज ऐड और लेस हो रही है, तो इनर कॉलम में लिखो। अगर उसमें कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है तो सीधा कहां पे लिख देना, आउटर कॉलम। मेन कॉलम तुम्हारा यही है। ये क्यों बना है ऐसे समझो, वर्किंग नोट के लिए बना, ऐड लेस करने के लिए। अल्टीमेटली अंदर भी लिखा तो फाइनली कहां पे जाएगा, बाहर ही जाना है। कुछ कुछ बच्चे क्या करते हैं, गलती, फिर टैली नहीं होता, ये इधर लिखते और इसका टोटल ना नीचे करते 12, और ये बाहर लेना ही भूल जाते, और ये बहुत सिली मिस्टेक होती है बहुत बच्चों की। वो अंदर लिखते टोटल भी करते लेकिन बाहर के कॉलम में लाना भूलते। एक रूल याद रखने का, जो भी अंदर है इधर आएगा, बाहर या फाइनल कॉलम तो बाहर का है, तो बाहर का और अमाउंट आना ही चाहिए। समझा क्या। कुछ कुछ बच्चे मिसअंडरस्टैंडिंग कर रहे थे तो ये सिर्फ अंदर लिखना है क्या, फिर बाहर में हमें ढोकले मैंने कहा अंदर तो टोटल करो और इसका जो भी फाइनल रिजल्ट हो किधर लिख, बाहर। ये क्लियर हो गया। तो तुम्हारा ओपनिंग स्टॉक आया, वेजेस आया, यूजुअली यहाँ पे और क्या आता है बेटा, परचेज। और परचेज अभी इनर में लिखे क्या आउटर में लिखे, सिर्फ परचेज है तो आउटर में लिख। कभी कभी परचेज का क्या होता है, परचेज रिटर्न, तो उस वक्त क्या करोगे, ये इनर में लिखोगे परचेज, उसमें से परचेज रिटर्न क्या करोगे, माइनस। ओके, फिर यहाँ पे आता है बाय सेल। बाय सेल सपोज उसमें सेल्स रिटर्न नहीं है तो मैं कहूंगा 1 लाख का सपोज मेरा सेल है, तो सीधा यहाँ पे आया। अगर इसमें सेल्स रिटर्न है तो मेरे भाई अंदर लिख, सेल्स रिटर्न माइनस करके मेरा अमाउंट बाहर लेके जाओ, सिंपल है। इधर आपको बताओ एक और चीज आती है जो बच्चा बहुत ही इग्नोर कर देता है, लेकिन ये आता ही आता है हमेशा, बाय क्लोजिंग स्टॉक। और ये हर बात की बात है, क्लोजिंग स्टॉक तुम भूल ही नहीं सकते ट्रेडिंग अकाउंट में डालना, क्योंकि एडजस्टमेंट में आता है। और एडजस्टमेंट में आने के बाद इसके दो इफेक्ट होते हैं, ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड को और एक बैलेंस शीट के असेट साइड को। लेकिन क्लोजिंग स्टॉक के दोनों इफेक्ट है। जब तक दो इफेक्ट देते रही तब तक आगे बढ़ो मत, क्योंकि हर एक एडजस्टमेंट में क्लोजिंग स्टॉक है, हर एक सम। तुम्हारी सम के एडजस्टमेंट की शुरुआत क्लोजिंग स्टॉक से। हाँ, इसमें सिर्फ एक कंसेप्ट में क्लियर कर दूं, क्लोजिंग स्टॉक के अगर दो वैल्यू दिए, एक मार्केट वैल्यू और एक कॉस्ट, एक रूल है हमेशा, विच एवर इज लोअर। बोलो क्या, विच एवर इज लोअर। जो छोटा वैल्यू है वही हम कंसीडर करते हैं, बाकी कोई कंसीडरेशन में लेते नहीं है। एनीवेज चलो, मैंने क्लोजिंग स्टॉक भी ले लिया, सपोज टू से ये 10,000 का था। अब यहाँ पे और क्या आ सकता है पता है, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, ऐसे कुछ चीजें जो एडिशनल आपको फॉर्मेट देखना है। अगर है तो लिखेंगे, नहीं है तो नहीं लिखेंगे। बट मेन पॉइंट क्या सर, ट्रेडिंग अकाउंट का एंड करो ना सर। ट्रेडिंग अकाउंट का एंड ये है मेरे बेटा कि आपको देखना है कि ट्रेडिंग अकाउंट से जो कैलकुलेशन आता है, हमेशा याद रखना, इट इज नॉट कंपल्सरी कि हमेशा ट्रेडिंग अकाउंट से क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट। ये कभी कभी हो सकता है ट्रेडिंग अकाउंट से क्या आ जाए बेटा, ग्रॉस लॉस भी आ सकता है। पेपर में अगर ग्रॉस लॉस आया, बच्चे को लगता है मेरा गलत है, ये पहला उसकी मानसिकता हो। ऐसे जरूरी नहीं, प्रॉफिट तो 90% केसेस में प्रॉफिट ही जाता है, लेकिन कुछ कुछ सम में ऐसा भी हो जाता है कि ग्रॉस लॉस या फिर नेट लॉस भी है। मतलब बच्चे को लगता है अरे ग्रॉस लॉस या नेट लॉस आया तो अब हमारा गलत है। ऐसा नहीं, अभी कैसे आएगा ग्रॉस प्रॉफिट, ये बच्चों को ये भी नहीं निकालते। ट्रेडिंग अकाउंट एंड हो रहा है, आपने क्या करना, सेल का टोटल करना है। ये टोटल है सपोज 1,10,000, और परचेज का अभी कुछ अमाउंट मैंने नहीं लिखी, लेकिन सब अमाउंट लिख के सपोज इसका टोटल होता है 70,000। तो आपका डेबिट साइड का टोटल कितना है, 70। क्रेडिट का टोटल कितना है, 1,10,000। 1,10,000 से 70,000 गया, कितना अमाउंट बचता है बेटा, 40,000। तो ये आपका जो 40,000 रुपीज है, ये तुम्हारा क्या होगा, ग्रॉस प्रॉफिट। और इसके नीचे एक लाइन लिखो,
ग्रॉस प्रॉफिट कभी भी पार्टनर्स में शेयर होंगे नहीं। बच्चे का ये भी एक डाउट आता, सर वो पार्टनर में पीएसआर दिया था, क्या ग्रॉस प्रॉफिट भी करें क्या? बेटा ग्रॉस प्रॉफिट कभी भी शेयर करना मत। तुमको कौन सा प्रॉफिट बांटना है पार्टनर में? नेट प्रॉफिट, नहीं तो नेट लॉस। ये बहुत सिली डाउट होता है ना, क्योंकि पार्टनरशिप में तुमको तो जैसे सम दिया उधर एबीसी का रेशियो दिया था 1:1:1 ने, तो इक्वल रेशियो बोल दिया होगा। तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट शेयर करना नहीं है, लेकिन इसके नीचे क्या लिखोगे तुम? ट्रांसफर टू विच अकाउंट? पी&एल अकाउंट। कौन सा अकाउंट बेटा? पी&एल। तो यहां से एक तो प्रॉफिट आएगा, बोले सिर्फ इतना सिली, बच्चों को ये भी नहीं आता क्या करता है, ये खत्म करता फिर पी&एल चालू करता है और लिटरली भूल जाता है ग्रॉस प्रॉफिट है ग्रॉस लॉस है। ये मैंने पेपर चेक किया तो मेरे को पता है, मतलब ये कल भी होता है, ये सेशन अभी नहीं लेता क्योंकि बहुत दिन हो गए, बहुत टाइम हो गया। और तुम देखो जो अपन 2 महीने में पढ़े ना, वो एग्जाम नजदीक आते हैं तो 2 दिन 3 दिन में एक चैप्टर होता है, क्योंकि तुम बहुत ज्यादा अलर्ट होते हो, तुमको होता है भूलने का ऑप्शन नहीं। अब इतना अलर्ट रहना है कि सीधा समझना ही है सर, और ये गलतियां नहीं करनी। तो ट्रेडिंग अकाउंट है। अब जैसे मेरा पी&एल अकाउंट बनेगा बेटा, तो हमेशा याद रखना कि पी&एल अकाउंट में अब तुमको इन द बुक्स ऑफ नो मत लिखो, लेकिन ये तो हमेशा लिखना है क्या? फॉर द ईयर एंडेड, ये लिखना है। अब पी&एल अकाउंट का फॉर्मेट भी सेम ही है, उसमें कुछ नया नहीं बेटा। यहाँ पे तुम लोग क्या लिखोगे? डेबिट और क्रेडिट कंपलसरी लिखना ही है, ये आप भूलना मत, नहीं तो बच्चे लिखते ही नहीं है। फिर अगेन यहाँ पे डेट कॉलम तो आएगा नहीं, लेकिन यहाँ पे अमाउंट के कितने कॉलम लिखोगे? बनाओगे 2, एक इनर और आउटर, लेकिन अपना मेन कॉलम क्या है? आउटर। जो भी चीज है वो बाहर तो लेके जानी ही है। फिर यहाँ पे भी कितने कॉलम बनेंगे बोलो तो? 2, इनर और आउटर। ये क्लियर है? एक लाख बात की एक बात, पी&एल अकाउंट में तुमको बोल रहा हूं हमेशा एक लाइन छोड़ के चलने का, क्योंकि पी&एल अकाउंट की शुरुआत, एक तो अगर तुम्हारा प्रॉफिट था तो यहां पे आएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट। याद रखना बेटा कि अगर ट्रेडिंग अकाउंट से तुमने क्या निकाला हुआ है? प्रॉफिट, तो वो कहां पे शिफ्ट होगा? पी&एल के क्रेडिट साइड को। और कौन से कॉलम में? सीधा आउटर कॉलम। ये 2 कॉलम तो नाम के लिए बना है, मतलब एडजस्टमेंट के लिए बना है, लेकिन यूजुअली अमाउंट कौन से कॉलम में जाती है? आउटर। लेकिन अगर लॉस आया तो कोई बच्चा इधर ही करता है। अगर लॉस आया तो किधर ट्रांसफर होता है? डेबिट साइड को टू ग्रॉस। याद रखना कि अगर प्रॉफिट आया तो क्रेडिट साइड, क्रेडिट मतलब इनकम, अच्छी बात है, गेन है, प्रॉफिट है तो इधर आएगा ग्रॉस प्रॉफिट, और लॉस आया तो किधर? ग्रॉस लॉस होगा तो किधर आएगा? डेबिट साइड। ये क्लियर है क्या? तो ट्रेडिंग अकाउंट से पहले इनपुट ले लो पी&एल में। अब पी&एल की बात करें। पी&एल में सारे डायरेक्ट एक्सपेंस आते हैं, जैसे है ना, एडवर्टाइजमेंट, रेंट, कैरियज आउटवर्ड, ये चीजें तुमको एक बार रिवाइज करनी पड़ेगी। सम मत सॉल्व, तुम फॉर्मेट देखो। कैरियज आउटवर्ड जैसे सेकेंडरी पैकिंग चार्जेस, एक्सपोर्ट ड्यूटी, अगर इसका इंपोर्ट ड्यूटी होता तो ट्रेडिंग में जाता, है ना। प्राइमरी चार्जेस होता तो ट्रेडिंग में जाता, सेकेंडरी पैकिंग है तो किधर जाएगा? पी&एल। अब ये क्या है, अंदर का तुमको ना सारे सम मत करो, ढूंढो, तुम बोलते हम सम करेंगे तो ही पढ़ेंगे, सिर्फ सम करके पढ़ाई नहीं होगी बेटा। एक सम है, मतलब एक इसमें देख, ऑब्जर्व कर, उसमें क्या है? ट्रायल बैलेंस में तुमको दिया हुआ है ट्रेड एक्सपेंस, ये मैं अभी बताता हूं तो तुमको काम में आएगा। तो सिर्फ ट्रेड एक्सपेंस दिया ना, तो कौन सा आइटम थे? पी&एल। लेकिन ये क्वेश्चन 1 है, सपोज ये क्वेश्चन 1 में ट्रायल बैलेंस में इतना ही दिया, अब तुमको ऐसे पढ़ाई करनी है। लेकिन दूसरा एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन 2, उसमें ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है ट्रेड एक्सपेंस, तो तुम लोग ये मत बोलना पी&एल, पूरा सम इसीलिए पढ़ना है। और नीचे कुछ तो दिया है जनरल एक्सपेंस, ऑब्लिक, या तो मिसलेनियस एक्सपेंस, अदर एक्सपेंस, ऐसे कुछ तो नाम दिया जाता है। तो अगर ये 2 चीजें साथ में आई तो फिर ये एक ही चीज है, इससे बहुत बड़ी बात नहीं, एक ही बात है। इसको ध्यान दो, तुम बोलेगा सर इसलिए हमको अकाउंट नहीं आता। देखो अभी इतना अच्छा चल रहा था, ये सब आप कभी बोलते ट्रेडिंग को पी&एल में डालो, और अभी तुम बोल रहे इस केस में ट्रेड एक्सपेंस किधर जाएंगे? ट्रेडिंग में, और ये अदर एक्सपेंस किधर जाएंगे? पी&एल में। तो बोलेंगे सर तुम कितना मजाक ले रहे हो, कभी बोलते ट्रेड एक्सपेंस पी&एल में डालो, कभी बोलते ट्रेडिंग में डालो। बेटा ये एक ही चीज है, इसको ही ऑब्जर्व करना। अगर तुम्हारे सम में ट्रेड एक्सपेंस के साथ जनरल, मिसलेनियस या अदर, ये आपको कैसे समझेगा? पूरा सम पढ़ समझ जाएगा। बोले सर ये नहीं दिया था, तो इसका मतलब सिर्फ क्या है? ट्रेड, और ट्रेड कहां पे जाएगा? सिर्फ पी&एल। और ये मिल गया तो तू समझना ट्रेड ट्रेडिंग में जाएगा और बाकी किधर जाएगा? पी&एल। इतना सिर्फ मेहनत करना। एनीवे यहां से सारे एक्सपेंस आ जाएंगे, इधर इनकम आ जाएंगे, कमीशन वगैरह जो भी है। सपोज इस साइड का टोटल होता है 1 लाख रुपया,
इस साइड का टोटल होता 60,000 रुपया। तो तुम्हारा क्या आया बेटा अभी ये नेट प्रॉफिट। क्यों? क्योंकि तुम्हारा कौन सा साइड ज्यादा है? क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड ज्यादा है, डेबिट साइड कम है, तो तुम्हारा जो भी आएगा 40,000 ये क्या आएगा? प्रॉफिट आएगा। कौन सा प्रॉफिट? नेट। लेकिन ये आउटर कॉलम मत लिखो, अब तुमको यहाँ पे नया काम करना पड़ेगा। प्रॉफिट तो 40 से आया, लेकिन अब तुम क्या करोगे? सपोज तुम्हारे 3 पार्टनर थे ए बी सी, और इनका रेशियो था सपोज टू से 2:3:2:5। अब इनका रेशियो है 2:3:5, और तुम्हारा प्रॉफिट कितना आया? 40। अब तुम क्या करने पता है इधर? नेट प्रॉफिट देखो यहाँ पे, ए बी और क्या सी, 40,000 को डिवाइड करो। कैसे आएंगे बच्चों को? तो विदाउट कैलकुलेटर आता नहीं सर। और तुम लोगों को फाइनल अकाउंट डिफिकल्ट नहीं जा रहा है, तुमको ये कुछ बातें जो स्ट्रक्चर है वो समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए टाइम आ रहा है। फाइनल अकाउंट तो बहुत इजी है, तुमको ये समझना चाहिए कि नेट प्रॉफिट हमको तीनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब तुम बैलेंस शीट में भेजोगे तो वहां पे तुमने लिख के रखा है ए कैपिटल, बी कैपिटल, सी कैपिटल, रख के नीचे लाइन छोड़ा है, तो ये उसमें क्या कर देते हैं? ऐड। रिस्पेक्टिव पार्टनर कैपिटल में उसका उसका शेयर क्या करते हैं? ऐड। लेकिन ये बताओ ना 40,000 को 2:3:5 में कैसे डिवाइड करेंगे? तो तुमको अब कैलकुलेटर छोड़ के तुम्हारे नॉर्मल कैलकुलेशन पे आना पड़ेगा। ए का रेशियो कितना है? 2। तो फिर टोटल प्रॉफिट है 40,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाय क्या बेटा? 10। इस सबका टोटल। अब एक जीरो गया, एक जीरो गया, 4 दूने कितना बेटा? 8,000 शेयर रहेगा किसका? प्रॉफिट का, ए का। फिर बी का शेयर कैलकुलेट करना है। बी का कितना रेशियो बेटा? 3। तो मैं लिखूंगा 40,000 प्रॉफिट इंटू 3 डिवाइडेड बाय 10। तो ये कितना हो गया इसको? 12,000। और सी का प्रॉफिट 40,000 इंटू 5, अभी सिंपल लग रहा तुमको 10, तो ये कितना हो जाएगा बेटा? 20,000। तो आप लिख दो 40,000 तो बाहर गया, लेकिन ए का शेयर था 8,000, बी का 12,000 और सी का कितना? 20,000। ये डिफिकल्ट नहीं था, लेकिन तुम यहाँ पे वो तुम्हारा सोच है, तुम पेशेंटली इतना रुकते ही नहीं। तुमको फाइनल अकाउंट का सम पढ़ने को या सॉल्व करने को 1 घंटा लगता। तुम उसमें शुरुआत कैसे करते हैं? जो तुमको आता है वो पहले पोस्ट करते, तब तक आधा पौन घंटा चला जाता है, तुमको लगता बहुत पढ़ लिया, अब ब्रेक चाहिए। और जहां पे दिमाग लगाने की बारी आती तुम वहां पे थक चुके हो। तो क्या करो, पहले तुम समझ लो ना, जो तुमको नहीं आता उसकी पढ़ाई करो। जो आ रहा है कितनी बार वही पढ़ेगा, वेजेस ट्रेडिंग 10 बार वही पढ़ रहा, वेजेस ट्रेडिंग हमें ढूंढते खत्म ना। सैलरी बोले P&L, जो आ रहा है उसको तो छोड़, जो नहीं आ रहा पढ़ते वक्त भी ऐसे पढ़ाई। पेंसिल लेके बैठो, पहले पहले उसको ऑडिट करो। ये तरीका बहुत सही है, मतलब तुम्हारे पास आंसर भी है, तुम्हारे पास क्वेश्चन भी है, पहले देखो। और वो मेरा पर्पस क्या बोलने का, कि तुम समझ के देखो वो कैलकुलेशन, ये करो ऐसा। और ये कहाँ पे ट्रांसफर करना है बेटा बोलो? फाइनली ये कहाँ पे जाएगा? बैलेंस शीट। कहाँ पे जाएगा? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट जब आएगी तो मुझे एक पॉइंट बता, तुम्हारा कंफ्यूजन क्या किसका है? वो उन्होंने किया है जो फॉर्म बना रहेगा ना कभी। ठीक, चलो पे अटेंशन। तो इन्होंने क्या किया है देखो ध्यान दो। अब बैलेंस शीट पे ना मेरा एक सवाल है सर, फाइनल अकाउंट मेरे को कहाँ पे डिफिकल्ट आता है? जब वो बोलते हैं कि बनाओ पार्टनर्स करंट अकाउंट। सर यहाँ पे भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये समझता नहीं कब करंट अकाउंट बनाना है कब नहीं बनाना है, क्योंकि वो बोलते भी नहीं कभी भी करंट अकाउंट। तो तुमको ना मैं बताता हूँ कि तुम्हारे क्वेश्चन पे लेके जाता हूँ। तुम्हारा क्वेश्चन क्या है बेटा? ट्रायल बैलेंस। ठीक है, ट्रायल बैलेंस में अगर उन्होंने सिर्फ ये दिया है क्या? पार्टनर का क्या बेटा? कैपिटल, तो दिक्कत नहीं है, सिंपल सा। लेकिन उन्होंने एडिशन में ये दिया करंट अकाउंट, तो समझ जाने का इस वाले सम में तुमको पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाने का है, नहीं तो बाकी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। जब तक वो तुम्हारे क्वेश्चन में करंट अकाउंट ऐसे नहीं देते, तुमने देखा रहेगा बहुत बार रहता है एक कैपिटल और एक क्या रहता है? करंट अकाउंट। जहां पे करंट अकाउंट दिखे तुमको कुछ नहीं करने का, एक मस्त टी बनाने का इसे। पहले एक काम कर लेने के, पहले कितने पार्टनर है? 3, तो ए बी सी, तीनों के कॉलम में नाम लिखने के 3 कॉलम बना लिए। इधर 3, इधर भी कितने रहेगा बेटा? ए बी सी। और मैं कह रहा हूं कि पोस्टिंग के मार्क्स है तो डर क्यों रहे, पहले ये काम तो कर दो। हमेशा याद रखना है, यहाँ पे तुम्हारे क्वेश्चन में अगर ये डेबिट कॉलम
और ये कौन सा कॉलम है बेटा? क्रेडिट। पार्टनर्स करंट अकाउंट में ए का बैलेंस 10,000 क्रेडिट में दिया, बी का 5,000 क्रेडिट में दिया और सी का 7,000 डेबिट कॉलम में दिया, तो कुछ तो गड़बड़ है। ये ओपनिंग बैलेंस होते हैं, याद रखना। कौन से बैलेंस होते हैं बेटा? ओपनिंग। तुम यहाँ पे इसे कैसे लिखते पता है? हमेशा क्रेडिट साइड का बैलेंस इधर ही होगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओपनिंग में हम क्या लिखते हैं? ब्रॉट डाउन। क्वेश्चन क्या था बेटा? अपने क्वेश्चन में ए का बैलेंस कितना था? 10, बी का कितना था? 5। तो ये जो क्रेडिट कॉलम वाले बैलेंस है वो क्रेडिट साइड को लिख दूंगा मैं, 10 और कितना? 5। सी का बैलेंस क्रेडिट कॉलम में कुछ था क्या? जरा देख के बताओ बेटा। नहीं था। वो कौन से कॉलम में? डेबिट। तो इसका ब्रॉट डाउन कौन से साइड को आएगा बोलो? डेबिट साइड को आएगा। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ए और बी तो कुछ नहीं, लेकिन सी का कितना अमाउंट आएगा? 7,000। ऐसे बहुत सम है, आप ध्यान से देखो। बच्चे बोलते सर ये ब्रॉट डाउन सी का तुमने डेबिट साइड को क्यों लिया? हर पार्टनर का अगर वो कैपिटल करंट अकाउंट है तो ये क्रेडिट साइड को ही आना चाहिए। मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखो। ऐसे सम है, वो दो पार्टनर देंगे तो एक का क्रेडिट देंगे। अच्छा ये मेरे को कैसे समझा पता है? ये देखो, डेबिट और क्रेडिट। क्रेडिट यूजुअली अमाउंट कौन से कॉलम में होना चाहिए? क्रेडिट। कौन से कॉलम में होना चाहिए? क्रेडिट। करंट अकाउंट का कौन से कॉलम में होना चाहिए अमाउंट? क्रेडिट। बोलो मेरे साथ, कौन से कॉलम में? क्रेडिट। और अगर क्रेडिट कॉलम में तो ब्रॉट डाउन कौन से साइड को आएगा? क्रेडिट। लेकिन अगर किसी पार्टनर का अमाउंट कौन से कॉलम में दे दिया बेटा? डेबिट, तो समझने का वो ब्रॉट डाउन आपको कौन से साइड को लेना है? डेबिट। समझ में आया क्या? एकदम सिंपल, कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं है। पार्टनर करंट अकाउंट का बैलेंस देखो कौन से कॉलम में। अगर वो क्रेडिट कॉलम में तो कहां पे ब्रॉट डाउन जाएगा? क्रेडिट साइड को। और अगर वो डेबिट कॉलम में तो कहां पे ब्रॉट डाउन होगा? डेबिट साइड को। और उसी पार्टनर का जिसका अमाउंट कौन से कॉलम में? डेबिट। क्या इतना क्लियर है? ये पहली स्टेप। दूसरी स्टेप बता, तुमने देखा यहाँ पे देखो, यहाँ पे लेके आता डिजिटल बोर्ड का भी तो फायदा हो गया। ये जो पी एंड एल, यहाँ से ए का प्रॉफिट कितना था? 8,000, बी का 12,000 और सी का 20,000। नॉर्मल केस में हम ये कहां पे ट्रांसफर करते हैं? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में कहा ऐड करते हैं? पार्टनर के कैपिटल, नॉर्मल केस में। लेकिन अगर हम पार्टनर्स करंट अकाउंट बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं? पार्टनर्स करंट अकाउंट, जो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने ये ला चुका होगा। तो प्रॉफिट आपको क्या करना है पता है? यहाँ पे बाय लिखना है प्रॉफिट इन विच अकाउंट? लॉस अकाउंट। ए का कितना प्रॉफिट आया था बेटा? 8,000, बी का 12,000, सी का 20,000। क्या बात कर रहे हैं? इतना ही लिखना है? मैंने कहा हाँ इतना ही लिखना है। अगर प्रॉफिट आया तो मैंने डेबिट साइड को लिखा कि क्रेडिट साइड को? क्रेडिट। पार्टनर को तुम लोग सैलरी देते हो, तो पार्टनर को सैलरी मिलता है, वो उसका फायदा है कि नुकसान? फायदा है। तो पार्टनर को सैलरी मिला तो वो भी कौन से साइड को आ जाएगा? क्रेडिट। पार्टनर को इंटरेस्ट मिला तो भी उसका क्या है? फायदा। तो वो भी किधर आएगा? क्रेडिट साइड को। बट एनीवे मैं बोलता हूँ सम इतना ही है तुमको, क्योंकि ये चाहिए ना सर। चलो ये हमको ये तो पता चल गया, ये आपने कौन सा अकाउंट बनाया है? पार्टनर करंट अकाउंट। लेकिन इसका एंड कैसे करें सर, वो बताओ। बाकी तो ठीक है, पूछते इतना डेटा समझ में आया। अब इसको क्लोज कर रहा हूं। ए का कौन सा साइड? क्रेडिट साइड को कितना अमाउंट आया बेटा? 10 और 8 कितना आया? 18। डेबिट साइड को देखो कुछ है क्या? नहीं। तो ये टोटल में 18,000 लिख लेता हूं यहाँ पे। इसका कितना हुआ? ये टोटल 17,000। और यहाँ पे टोटल कितना हुआ? 20,000। और बाय डिफॉल्ट मैक्सिमम या यही आपका हमेशा क्रेडिट साइड ज्यादा रहेगा, बराबर। अब मैं क्या करता हूं यहाँ पे? टू बैलेंस व्हाट? कैरिड डाउन। अब यहाँ पे 18 में से कुछ जाने को है ही नहीं, तो कैरिड डाउन भी कितना आ जाएगा? 18। 17 में से कुछ जाने को है ही नहीं, तो कैरिड डाउन कितना आ जाएगा? 17। 20 में से कितने गए? 7। तो कैरिड डाउन कितने आ जाएंगे? 13। अब इसका क्या करूं मैं? ये अमाउंट तो निकाला, इधर ही रहने दूं क्या? नहीं, ये कहां पे लेके जाने का? बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट में अब तुम क्या लिखोगे बेटा? ये जो बैलेंस शीट में तुम आए ना, तो यहाँ पे तुमने सपोज टू से ये बैलेंस शीट में तुम आए, ये तुम्हारा बैलेंस शीट है। शीट में पहले तुमने ए
बी और सी का कैपिटल लिख दिया था, ये फिक्स कैपिटल है, इसमें अब चेंज नहीं होगे। सपोज ये पहले दिया रहेगा, अब तुम लिखो विच अकाउंट, करंट अकाउंट। ए, बी और सी, ए का कितना बैलेंस आया, कितना है 18, तो यहाँ पे तुम करंट अकाउंट में ए का लिख दोगे 18, बी का कितना आया था 17 और सी का कितना आया था 13, और कितना बेटा है 13। दैट्स ऑल। मतलब ये ऐसे करते हैं, तुम करंट अकाउंट को क्लोज ऐसे करोगे और हाँ वो लिस्ट हो गई बेटा, ये तुम ऐसे क्लोज करोगे और ये एक्चुअली एंड हो जाता है। किसका एंड होता है बेटा, तुम्हारे फाइनल अकाउंट। अब फाइनल अकाउंट में क्या बनती है, जो मैं आपको बता रहा था, मास्टर सम दूंगा। व्हाट इज मास्टर सम, इसकी पढ़ाई कैसे करेंगे। सपोज टू से कि अगर हमारा एग्जाम, इमेजिन करो कि अभी हम मार्च महीने में है 2024, तो मैथ्स का पेपर दे के आए, हम यहाँ पे बैठे बोले कि एक दिन में सिर्फ 12 मार्क्स की पढ़ाई, हमारा टारगेट क्या होगा उस वक्त, एक रहेगा कि जितने भी 20 सम है ना अपने फाइनल अकाउंट के, 10 सॉर्ट और 10 अनसॉर्ट, कहाँ पे हमारा प्रॉब्लम आ रहा है। मतलब इसमें तुम्हारे प्रॉब्लम नहीं है, पहले तुम ये समझ लो कि स्ट्रक्चर, बच्चे बोलते सर हमारा इस तरह कुछ क्या पढ़, बोले ग्रॉस प्रॉफिट किधर भेजने का, नेट प्रॉफिट क्या कैसे निकालने का, यही जगह तुमको नहीं आता, तुमको पहले उस पे काम करना। समझ रहे क्या, तो ये स्ट्रक्चर है। तुमको ट्रेडिंग समझ गया, तुमको पीएनएल समझ गया, तुमको बैलेंस शीट समझ गया, बैलेंस शीट में असेट्स लायबिलिटी। और याद रखना कैपिटल लिखते वक्त जब करंट अकाउंट नहीं बनाना है तो हम सीधा प्रॉफिट किधर ऐड कर देते, ए का ए में, बी का बी में और सी का सी में, एक लाइन छोड़ देते। और करंट अकाउंट बनाना था तो आप इधर ऐड करोगे नहीं, आप करंट अकाउंट में ऐड करके वो बैलेंस कहां पे लेके आओगे, ऐसे करके। और तुम जितना सॉल्व करोगे उतना मैं अकाउंट में हेल्प कर सकता हूँ। कैसे बेटा, देखो ये ना एक सब्जेक्टिव बात है कि एक्स वाई जेड बच्चा बहुत मेहनत कर रहा है और एक्स वाई जेड बच्चा ना सिर्फ आके बोले क्लास में आके बुक खोल रहा है। और जब मैं डिस्कशन शुरू कर रहा हूँ तो जो बच्चा घर पे पढ़ रहा है, उसको डाउट्स आए तो उसको ज्यादा अच्छे से समझेगा, और जो सिर्फ क्लास में आके बैठा उसको उतना समझेगा, बाद में वह खत्म। तो अकाउंट में कोई भी टीचर आपको उतना ही टीच कर सकता है जो उसका एक्सपीरियंस है, जो उसको लगता है यार शायद इधर प्रॉब्लम होगा। तुम्हारे प्रॉब्लम अलग भी आ सकते हैं जब तुम सम सॉल्व करो, या नहीं भी आ सकते। तो तुम जितना प्रैक्टिस करोगे उतना स्पीड तुम्हारा बढ़ेगा। मैं जितना सिखाऊंगा उतना मेरा काम है, मैं तो करते जाऊंगा, लेकिन तुम्हारा स्पीड थोड़ी ना बढ़ेगा। पेपर में तो कैलकुलेटर अलाउड नहीं, तुमको लग गया 1 घंटा एक सम को, 3 घंटे में 3 सम के खत्म, बोले सर 70 मार्क्स मिले, पूरा पेपर आ रहा था लेकिन टाइम नहीं पूरा, ऐसे बोल के चलेगा नहीं। और ये एक दिन में भी होगा, लेकिन तुम पढ़ो, उसके बाद तुम जो भी मेरे को पूछोगे डाउट हो तो मैं सॉल्व करूंगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप पढ़ाई सीरियसली, एवरी टेस्ट सीरीज, एवरी टेस्ट पेपर जान लगा के पढ़ाई करो। रात में तुम्हारी नींद नहीं होनी चाहिए भाई, ये टेंशन लेके तुम पढ़ाई करो, क्योंकि हर पेपर चेक भी हो रहा है, तुम पर मिल भी रहा है, और नोट्स भी लाए, वो इनको का पेपर लाया तुम, वो कोई लाया जो कल का टेक तो नहीं, हाँ ये नहीं लाया, कल लाना। मैं तुमको बताऊंगा कि तुम्हारे पेपर पे रिमार्क्स भी लिखे हुए हो, मतलब कि कैसे क्या गलती हुई, क्या तुमने करना चाहिए था लिटरली। तो मतलब ये अगर ऐसे होगा तो तुम इससे एक होके मोटिवेट हो जाओ, क्योंकि पहले पेपर सिर्फ होते थे वो चेक होते थे, तुमको अप टू वे चीजें चाहिए। अब अकाउंट पेपर है तो भागो मत, क्या जानते पढ़ाई नहीं, वो तो कभी तुमको लगेगा नहीं कि पढ़ाई, ये रूल है स्टूडेंट लाइफ का। एंड तक अपने को लगता है क्या रह गया, अच्छे से आओ बैठो दो, जितना हो सके उतना बेस्ट करो। और ये अगर तुमने 3 महीने के, मैं बोलता हूँ कि राइटिंग से तुम्हारा जिंदगी बहुत बदलेगा। लेक्चर तो होते ही रहेगा और बहुत लेक्चर होते हैं। कल कौन सा पेपर है, सारे सब डिफिकल्ट जाएंगे ऐसा नहीं है, कुछ कुछ सब तुमको इनिशियली, मैं बोलता हूँ कैलकुलेटर लेके बैठना है, इनिशियली बैठो जब तुम रिवीजन कर रहे हो, फटाफट देखो कि मेरे को जम रहा है क्या। उसको बाद में तुम स्मार्ट वर्क करो, बाद में टैली करके देख लो, पेपर में नहीं पता है कैलकुलेटर, लेकिन तुमको 20 सम या 10 सम तो भी रिवाइज करना है। हर एक सम में नई चीज देखनी है। कुछ कुछ सम में टाइपिकल मतलब टाइपो एरर है, तुम अगर नहीं क्लास किए हो, तुमने चेंजेस नहीं किए, तो पीडीएफ डाउनलोड करके क्रॉस चेक करो। तुम बोलोगे साला अमाउंट 5,000 आना चाहिए, उधर 20,000 है, वो टेक्स्ट बुक की गलती है। तुम उसी को लेके बैठोगे और दोस्त को पूछोगे अरे यार ये कैसे आ रहा, मेरे को तो ऐसा लगता है ऐसे नहीं आना चाहिए। और एक बहुत सारी टेक्स्ट बुक जिनका पुराने टेक्स्ट बुक और गलतियां चेक नहीं की, तो उन्होंने आंसर में बहुत गलतियां की है। तो इसको उसके इस पे जाना मतलब कॉन्फिडेंट लो मत, ठीक है। तो अभी पेपर अच्छे से देना है, जहाँ मैं छोड़ रहा हूँ करो मेहनत, कुछ डाउट है पहले दोस्तों से पूछो, नहीं तो मेरे को पूछो, लेकिन कंप्लीट। चलो थैंक यू, बाय।